सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाबे वाला, इलेक्शन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, मौजूदा जो पार्लियामेंट की मुद्दत है वो खत्म होती जा रही है, लेकिन महंगाई में भी होशरुबा इजाफा हो रहा है। रोजाना की बुनियाद पर कोई ऐसी खबर सामने आती है जो कि अवाम पर बम की तरह गिरती है। आज जनाब बिजली की कीमतों में ऐसा इजाफा किया गया है कि शायद आज से पहले इस तरह का इजाफा कभी नहीं किया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि जनाब इस वक्त निगरां वजीर आजम के हवाले से मुशावरत चल रही है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कमेटी बना दी गई है, 5 मेंबरान उसमें शामिल हैं और इत्तेहादियों से वो बात करेगी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब भी निगरां वजीर आजम की बात की जाती है तो वो तो अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान की मुशावरत होती है। लेकिन चूंकि जो मौजूदा हुकूमत है उसमें काफी ज्यादा पार्टियों की नुमाइंदगी मौजूद है, तो सबसे मुशावरत का सिलसिला जारी है। लेकिन हर एक की राय अब तकरीबन यह है कि जो निगरां वजीर आजम होगा वो ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए, वो टेक्नोक्रेट नहीं होना चाहिए, वो साथ साथ कोई रिटायर्ड जज नहीं होना चाहिए, एक सियासतदान होना चाहिए ताकि वो सियासी मामलात को बेहतर तरीके से संभाल सके। लेकिन जनाब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मौजूदा जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसके बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट है, लेकिन शायद लोग उसको समझ नहीं पा रहे, हमारी सियासी जमातें उसको नहीं समझ पा रही हैं। इससे पहले जब पंजाब में इंतखाबात के वाले से बात की गई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक में गया था, वहां पर भी कहा गया था कि नई मर्दमशुमारी होगी, नई हल्काबंदी होगी, आइन में तरमीम होगी, उसके बाद ही इलेक्शन कराए जा सकते हैं। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जनाब 2017 में जो मर्दमशुमारी की गई थी, जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को भी एतराज है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एतराज है, उस मर्दमशुमारी पे अब इलेक्शंस करवाए जाएंगे। तो जनाब इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, सारा बानो साहबा ने भी मुझे ज्वाइन किया है और हाफिज अब्दुल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं, अगर आप दोनों इजाजत दें। कैसर साहब से जरा मैं शुरुआत करना चाहूंगा। कैसर साहब ये बताइएगा, इलेक्शंस होने हैं, जाहिर सी बात है आज नहीं 3 महीने बाद हो या 2 महीने बाद हो, 12 तारीख को पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करती है, तमाम बातें अपनी जगह पे। लेकिन सर ये 7.5 रुपए बिजली की कीमतों में इजाफा, आप लोग किस तरह से इलेक्शन मुहिम चलाएंगे अपनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो महंगाई हो रही है थ्रू आउट रही है 15 महीने में, और हम तो ये कहते हैं कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया है रियासत चलाने के लिए। देखिए हम मुल्क जो चला रहे थे, कभी भी कोई घर हो, कोई इदारा हो, कोई मुल्क हो, वो कोई खसारे पे तो नहीं चल सकता ना। या तो हम अपने आप को बेहतर करें, हमारी बिजली की जो पिलफरेज है, हमारे यहाँ जो लाइन लॉसेस हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। जब और अगर नुकसान होता रहेगा और हम कर्जे लेते रहेंगे और उस पर सूद भरते रहेंगे तो हम तो नहीं चल सकेंगे। साहब अगर यही पाकिस्तान तरीके साहब की हुकूमत होती और आप लोग अपोजिशन में होते तो सर आप ये जवाब को तस्लीम कर लेते? सर मेरा आपसे ये सवाल है। नहीं, मैं जवाब ना अभी भी तस्लीम नहीं कर रहा। आप तो कह रहे हैं तस्लीम कर लेते। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा रेट है, हमारी जो इंडस्ट्री है उससे हिट हो रही है, हमारा आम आदमी इसमें तो कोई। देखिए बात तो वो करें जो हकीकत है, जब तक हम हकीकतों को नहीं खोलेंगे। मैं अपनी पार्टी की लाइन तो करता रहूँगा, मैं स्टेट को मुझे तो पाकिस्तान को देखना है कि मेरा मुल्क कहाँ बेहतर होता है। देखिए ये हम कोई खुशी से तो नहीं कर रहे, कोई भी इससे खुश नहीं है। हमारी हुकूमत है, ये हम आइंदा हुकूमत पे भी 15 दिन में दूसरी इंटरिम गवर्नमेंट आने वाली है, उस पर भी इजाफा छोड़ सकते थे। लेकिन हमने फैसले किए हैं, हमने मुश्किल, यही तो बात है कि पाकिस्तान में मुश्किल फैसले नहीं हुए। कैसर साहब मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी बात कि आपने रियासत को बचाया, सियासत अपनी नहीं बचाई, आपने उसको कुर्बान किया। लेकिन सर एक सवाल ये है ना कि अगर अभी एक घर का किराए से ज्यादा उसका बिजली का बिल आ रहा है और आप 1.5 महीने बाद उससे वोट मांगने जाएंगे, कहेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको महंगाई से निकालेंगे, वो आपकी बात को किस तरह से तस्लीम करेगा? वो देखिए मैं 30 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं पब्लिक में रहता हूँ, लोगों में हूँ।
आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उनका बिल आ रहा है, मेरे पास लोग आते हैं वो अपना बिल नहीं भर सकते, वो बेचारे तकलीफ में हैं, बड़ी इंतहाई तकलीफ में हैं और वो अब बर्दाश्त नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनको ये पता है कि ये जो पीटीआई आई है उसने क्या सहूलत दी है, उसने क्या काम किए। उसने तो अमीरों को, मुझे बताइए ना कि 86,000 करोड़ रुपया 0% पे अमीरों को, 625 अमीरों को जो पहले ही अरबों खरबों पति थे उसको दे दी है। और वो आए तो थे, वो कहते थे अमीर का पाकिस्तान कुछ और, गरीब का पाकिस्तान कुछ और किसी एक दरमियाने इंडस्ट्री वाले को भी 1 करोड़ भी नहीं मिला। तो जब आप, और वही कर्जा हुकूमत ने खुद ले लिया है, उनको तो फ्री दे दिया है अमीरों को, और खुद कर्जा ले लिया हुकूमत ने, और वो आज 22-23% कर्जे पे भर रहे हैं। मैं जरा दीगर मेहमानों की तरफ भी आगे बढ़ता हूं। कैसर साहब, आपकी तरफ वापस आऊंगा क्योंकि निगरान सेटअप के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने 5 रुकनी कमेटी बना तो दी है, अब वो मुशावरत करेंगे। मैं आपकी तरफ से वापस आता हूं। सायरा बानो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी। तबीयत खराब कर दी आप लोगों ने मेरी। हमने नहीं किया, हुकूमत ने की होगी। 7.5 रुपए इजाफे से तो हमारी खुद की तबीयत खराब हो गई है। मतलब ये सवाल, और माशाल्लाह मतलब इतने हमारे सीनियर मोहतरम कैसर एक साहब हैं, मतलब आप देखें ना कि ये मुश्किल फैसले, मैं आपके मुझे बर्जस्ता तो जुमलों मुश्किल का फैसलों इंतजार की कर रहा हूं। तशरीह कोई बता दे कि ये मुश्किल फैसले हैं कौन से। आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं आपके बर्जस्ता जुमलों का इंतजार कर रहा हूं, जो कि अक्सर व बेशतर काफी ज्यादा आप दिलचस्प किस्म के जुमले हुकूमत की तरफ भेजती हैं, मुझे अच्छा लगता है वो। लेकिन मुझे ये बताइएगा, ये मतलब देखिए ना, मुश्किल फैसलों ने सियासत नहीं बचा। जी जी, बोलिए बोलिए। कोई रह नहीं गया सिवाय अपोजिशन के जिसको ओहदे ना मिले हुए हों। और अभी यहाँ पर एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहे हैं कि जो ये अरबों रुपए की गाड़ियां ये डीसीज और एसीज और इनको दी हैं, आप मुझे बताएं कि मैं इस पे क्या कह सकती हूँ। मैं कहती हूँ कि अल्फाज गायब हैं। एक कलम की जुम्बिश से आपने हमारे जज साहिबान की 2 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ा दी। अपने वजीर खारजा को देखें तो उनके खत्म, वो कहते हैं कि ये वो अपने, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल, बात दुरुस्त। अच्छा चले, मैं अब दूसरी तरफ आता हूं। निगरान वजीर, जितनी भी अपोजिशन बाकी बची है कौमी असेंबली के अंदर, वैसे तो राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, मुझे नहीं पता आप उनको अपोजिशन लीडर तस्लीम करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन मुशावरत होनी है। इसमें जीडीए कहां पर है निगरान वजीर आजम के मामले में? आपका तो पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी में चला गया है। जी, पहले तो आइन और कानून की रूह से तो वो हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। मैं इसलिए मानती कि जो मेंबर खुद की टिकट का मुस्तकबिल हो, उम्मीदवार हो, शायद मिल भी चुकी हो कि लिख के साइन हो भी, आप उनसे किस चीज की उम्मीद सकते? क्या वो नून लीग के दिए हुए नाम को सेकंड करेंगे? और जिन्होंने किसी से मुशावरत नहीं की वो तो शायद अभी ये 2 दिन वहां पर इस्लामाबाद में भी नहीं थे, या मुझे असेंबली में वो नजर नहीं आए। तो अभी जितनी भी मुशावरत चल रही है उसमें मुझे राजा साहब कहीं नजर आ नहीं रहे। वैसे उन मुशावरत में उनका कोई अमल दखल नहीं दिख रहा है। हाँ, तो देख लीजिए, फिर ये तो सवाल बनता ही नहीं है। और आप भी अपने दिल पे हाथ रख के कर लें कि आपने मुझसे ये सवाल जो पूछा है, इस सवाल की क्या सदाकत आपको ये कि वो बैठेंगे और मुशावरत और वो नाम देंगे और उस नाम पे कोई गौर करेगा, या उनके दिए हुए नाम पे, मतलब एक अजीब सा चल रहा है। बस ठीक है, मतलब एक ऐसे प्रोग्राम करना है तो कर ले, बाकी हकीकत हाल इससे मुख्तलिफ है। जीडीए कोई नाम देने की पोजीशन में है या इंटरेस्टेड है किसी नाम को प्रपोज करने के लिए? जी, अभी सोशल मीडिया पे हमारे क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग फंक्शनल के सदर पीर सदरुद्दीन शाह का नाम बहुत गर्दिश कर रहा था। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो भी वजीर आजम बनेगा वो यही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, क्योंकि इन लोगों ने जो डर्टी लिलन है वो उस निगरान हुकूमत से धुलवाने हैं। जो भी नाअहली का कोई वो करना है या पकड़ धक्कड़ या जो भी उसमें ज़्यादा वो होगा, ये सब निगरान हुकूमत से करवाना चाहते हैं। बिकॉज ये तो सो कॉल्ड जमहूरी जमातें हैं और इनको भी पता है कि आज ये काम करेंगे तो कल वापस से पलट मैं आपकी बात से ये समझूं कि 12 तारीख के बाद कोई एक बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिसाब से। हाँ जी, तैयारी तो देखिए ना इनको, ये अब के पास मतलब
खैर अवाम तो अब देखे ना कि वो आंखें खुल चुकी हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि कोई अगर कि आप इस चीज़ को इस तरह लेके कोई पीटीआई का सपोर्टर है, नहीं, हमारे भी हल्के अहबाब हैं। मतलब मैं कहती हूँ लोग वो कहते हैं ना कि पारवी नक्को नक गए हैं, यहाँ तक भरे हम लोग। मतलब इनकी शक्लें, इनकी वही मुश्किल फैसले, तो कोई मुश्किल आई ना, वैसे सूटेड बूटेड होकर आते हैं। इनका फ्री का पेट्रोल चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी बाबू बनी हुई है, सब चीजें इनकी कोई अयाशी खत्म हुई है। सारे मुश्किल फैसले अवाम ने करने हैं। ठीक है, 7 रुपए कुछ पैसे यूनिट बढ़ा दिए, उसमें रेडियो का बिल भी डाल दिया है। जी बिल्कुल, 15 रुपए मेरे दादा दादी ने सुना बिल्कुल, था, एग्जैक्टली। उसका बिल अच्छा सारे साहब, मैं आपकी किया। तरफ वापस आता हूं क्योंकि मुझे इस पर पूरी डिटेल में बात करनी है। मैं भी फिलहाल निगरान हाँ जी, वज़ीर आज़म मतलब के बारे में- देखेंगे। जी मैं आपकी तरफ वापस आता हूं क्योंकि हाफिज हमदुल्ला साहब भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। हाफिज हमदुल्ला साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, निगरान सेटअप के लिए, निगरान वजीर आजम के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक कमेटी बना दी गई है जो कि पहले इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी। तो सर ये बताइएगा, आपकी जानिब से कोई नाम प्रेजेंट किया गया है, रखा गया है, कोई मुशावरत हुई है? व्हाट डू यू थिंक सर, कोई नाम आपने रखा है या पीडीएम की जानिब से या मौलाना साहब की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, चूंकि हुकूमत आपको मालूम है वफाक में एक पार्टी की हुकूमत नहीं है, मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत है। कुछ पार्टियां पीडीएम की इत्तेहाद में शामिल जमातें और बाकी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें, पीपल्स पार्टी, एएनपी जैसी जमातें। अब ये भी आपका अंदाजा होगा कि सियासी और जमहूरी रिवायात और कल्चर में इस किस्म की हुकूमतों में मुशावरत से फैसले होते हैं और मुशावरत से आगे बढ़ते हैं। तो इसी सिलसिले में पीएमएलएन चूंकि लीडिंग जमात है, वज़ीर आज़म उनकी है, उन्होंने कमेटी तश्कील दी है इसी मकसद के लिए कि जो निगरान सेटअप आएगी, निगरान वज़ीर आज़म, और इसके साथ साथ जो इलेक्शन है क्या वो बर वक्त असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो या वक्त से 1-2 दिन पहले। तो इसी सिलसिले में मुशावरत के लिए कमेटी उन्होंने तश्कील दी है। तो ये इसका फैसला हो गया कि सर कि 60 दिनों में इलेक्शंस करवाने हैं या 90 दिनों के लिए केयर टेकर सेटअप आएगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है ना कि 60 दिन हो या 90 दिन हो, हम तो तैयार हैं। तो सर फिर इसमें क्या ऐसी साइंस है या कबाहत है कि आपने 60 डेज में कराने या 90 डेज में कराने, इसका भी फैसला होना है? जहाँ तक आपने बात की इलेक्शन की, इलेक्शन क्यों बर वक्त 60 दिन में, 90 दिन में? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर 60 दिन में हो तो भी मैं तैयार हूं, अगर 90 दिन में हो तो भी हम तैयार हैं। बिल्कुल, दोनों सूरतों में ये दोनों आईनी पोजीशन है, कोई इसमें से गैर आईनी नहीं है। अगर हम 90 दिन में इलेक्शन लेके जाते हैं, हुक्मरान इत्तेहाद फैसला करेगी, तो 1 दिन पहले असेंबली तहलील होगी और उसके बाद फिर 90 दिन में। लेकिन 90 दिन का मतलब 90 दिन नहीं है, यानी 90 दिन के अंदर 70 दिन में भी हो सकता है, 75 दिन में भी हो सकता है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन तय करेगी। सही है। अगर 60 दिन की बात है, बर वक्त असेंबलियाँ तहलील हो जाएगी, डिज़ाल्व हो जाएगी, तो 60 दिन का मतलब ये नहीं है कि 60 दिन का मतलब ये है कि 60 के अंदर 50 दिन में भी हो सकता है। चलिए मैं जरा कैसर साहब से ही बात करता हूँ। कैसर साहब ये बताइएगा सर कि ये मैं मरदमशुमारी के हवाले से, क्योंकि पंजाब में इंतखाबात का भी जो पिछले दिनों मामला चल रहा था, 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात लाजमी कराने हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से केपी में और पंजाब में असम्बलियाँ तोड़ी गई थी, उसके बाद वज़ीर दिफा हो या वज़ीर मनसूबा बंदी हो या फिर अटर्नी जनरल हो, सब ने मौक़िफ़ अपनाया कि नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के तहत ही इंतखाबात कराए जाने। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि ये नई हल्का बंदियों के बगैर ही हो रहा है और इसके ऊपर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को शदीद एतराज़ात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद एतराज़ात कि जनाब ये 2017 में जो हल्का बंदियां हुई थी, तो सर अब ऐसा क्या हुआ कि उसी हल्का बंदियों पर आप लोग 2023 के इंतखाबात करवा रहे हैं? देखिए, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर इंतज़ार करेंगे आप मरदमशुमारी के रिजल्ट्स का तो इलेक्शन तो काफ़ी लेट हो जाएंगे ना। इलेक्शन हमने कराने हैं, इलेक्शन कराना जो 23-24 करोड़ बंदे इंतज़ार कर रहे हैं कि एक नई हुकूमत बने, वो उनको इलेक्ट करें और वो मामलात को सुलझाए, क्योंकि मुल्क तो हमारा इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी में गुजर रहा है ना। कोई ऐसी हुकूमत जो कि कोई डायरेक्शन दे सके और मुल्क को बेहतर और बेहतर तरीके से हम उसके मामलात को चला सकें। तो ये तो क्लियर है। पीपल पार्टी तो खुद चाहती है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं।
हाँ MQM को बिल्कुल एतराज़ात हैं, लेकिन वो उसका कोई ऑप्शन भी तो दे ना कि क्या वो चाहते हैं, कि इलेक्शन को लेट करना चाहते हैं, वो ठीक है, मर्दमशुमारी नहीं होनी चाहिए थी और वो उस पे होना, लेकिन ये नहीं हुआ। पंजाब में भी तो हो गई ना, निगरा सेटअप चल रहा है सर। तो क्या आपके जहन में वैसे ये खदशात हैं, अगर मैं कैसर साहब आपसे पूछूं कि निगरा सेटअप हल्का बंदियां मर्दमशुमारी के तहत पोस्टपोन कर सकता है इलेक्शंस, या आप कॉन्फिडेंट है नहीं भाई ये तो ऐसा नहीं होगा, अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात होने ही होने? नहीं, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ जी, ये इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में इंशाल्लाह होंगे, और अगर ना हुए तो कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। ये इस वक्त जो मुल्क में बेचैनी और जो मामलात हैं ना, वो बड़े दिगर हुए हैं। ये हमारा कराना हम सब के लिए मुश्तरका हमारे मुल्क के मफाद में है कि हम तमाम पार्टियां इस बात पे मुतफिक हो जाएं और इलेक्शन हो जाए, ताकि एक कोई डायरेक्शन मिल जाए हमारे हुकूमत जो मुल्क है ना, वो जो नए लोग आएंगे, इलेक्टेड होंगे, लोगों का मैंडेट होगा उनके, वो अपनी डायरेक्ट, क्योंकि इस वक्त जो इत्तेहाद से चल रहा है ना, आप देखिए कि जब तक किसी एक पार्टी को क्लियर कट मैंडेट नहीं मिलेगा वो फैसला नहीं कर सकते। बहुत से फैसले ऐसे हैं जो हमें करने अभी बाकी हैं, जो मुश्किल फैसले हैं। और मैं एक बात यहाँ करता चलूँ, सायरा बानू साहिबा ने बात की और सही कहा कि इस वक्त जो नई गाड़ियाँ और ये जो है उसको अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन वो ये कहना कि मैं आपको अपने तौर पर बताऊँ कि मैं तो पहले दिन से मैं तो नहीं वो है, लेकिन मैं अपने तौर पे मैं इस वक्त हूँ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। एग्जैक्टली, मैं किसी किस्म का कोई दफ्तर नहीं ले रहा, मैं कोई किसी किस्म की मराहत नहीं ले रहा। पता हो ये देखिए ना, कोई अप्रिशिएट भी, जब मैं 97 से 99 तक बना ना पहली बार MNA, तो मैंने कहा ये कि जो अफोर्ड कर सकते हैं लोग वो अपनी तनख्वाह भी नहीं ले, और मैंने 2.5-3 साल तनख्वाह नहीं ली। मैं कोई इसलिए अपना क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप उन लोगों को सराहेंगे, बिल्कुल कंडेम करें अगर कोई ज़्यादा अय्याशी कर रहा है और ज्यादा खर्चे करें, क्योंकि हमारा मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। सर मैंने तो ये सुना है कि जो गवर्नमेंट अस्पताल में जनरेटर्स रखे हुए हैं उसमें फ्यूल डालने के पैसे नहीं है, और उसी में ये खबर आती है कि जनाब आपने ये बड़ी गाड़ियां मंगवा ली हैं लोगों के लिए, तो सर ये तो आवाम के ऊपर ना ये 7.5 रुपए से ज्यादा ये बम कम होता है। ये वाली जो शाखड़चियों की खबर होती है ना, ये ज्यादा बुरी लगती है। ये सही कह रहे हैं। मैं आपको बताता रहूँ, एक पिछली PTI गवर्नमेंट में मैं जो बार बार हर जगह कह रहा हूँ, 625 अमीर रईस अरब खरबपति लोगों को 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, तकरीबन फ्री 3-4% पे। आज हुकूमत ने खुद वही कर्जा 22-23% और 24% पे ले रही है। तो आप अंदाजा करिए, वो सब गरीब आदमी पे वो टैक्स लग रहे हैं। आज क्या करेंगे आज हुकूमत? लेकिन उन अमीरों को, अच्छा जो बड़ी इंडस्ट्री है, मैं क्योंकि बिजनेस मेरा तल्लक है और मैं आया ही पॉलिटिक्स में इसलिए हूँ कि कोई ना कोई रिफॉर्म्स करें, कोई बेहतरी करें। जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको गैस बहुत कम रेट पे मिलती है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रियों को मुख्तलिफ रेट है। इंपोर्ट करते हैं तो उस पर इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री को कम इनकम टैक्स। मेरा मतलब है, चलें सर मुझे एक ब्रेक लेना है, फिर मैं सायरा बानो के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। सायरा बानो से एक ब्रेक के बाद आगे लूंगा, 1 मिनट का ब्रेक है, मैं लेना है। लेकिन सायरा बानो साहब ये बताइएगा, आपके जहन में भी कोई शुबहात हैं, खदशात हैं कि इलेक्शंस टाइम पर ना हो, अक्टूबर नवंबर के आगे चले जाएं, नई हल्काबंदियां, नई मर्दमशुमारी को बुनियाद बना के रखा जाए? आपके जहन में कोई खदशात है या आप कॉन्फिडेंट हैं, जैसे कि कैसर साहब कॉन्फिडेंट है कि नहीं जनाब नवंबर से पहले इंतखाबात हो जाएंगे? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सायरा साहब से ये सवाल का जवाब लेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सायरा बानो और कैसर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज अब्दुल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सायरा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल आपसे किया था कि कॉन्फिडेंट हैं या कोई खदशात हैं कि इस साल इंतखाबात नहीं होते? सॉरी, पता नहीं किधर जहन चला गया था जी। उससे पहले आपने मर्दमशुमारी की बात की थी। जी जी, और मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, लाइव है, आप कंटिन्यू हाँ करें। जी, पहले कहा जी मर्दमशुमारी नहीं होगी। वो कहते हैं कि यहाँ पर हर इदारे को तेजाब से गुस्ल की जरूरत है। सबसे स्पेशली यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन को आपसे जरूरत है। मैं तो कहती हूँ इलेक्शन कमिश्नर आपसे गुस्ल दे देना चाहिए। पहले उसने अपना काम नहीं किया और मेरे टैक्सेस के पैसे, मतलब इन लोगों ने, आई एम सॉरी, ये हालात ऐसे हो गए हैं कि सुकून से बात नहीं हो सकती कि मैं तमीज से या मुसद्दिक मलिक की तरह
मुस्कुरा के जवाब दूं, उनकी तो है मोटी खाल। तो आई एम सॉरी, जरा थोड़ा ये बर्दाश्त कर लीजिएगा। मतलब इनके 25 अरब रुपए जो इन्होंने डिजिटल मर्दमशुमारी पे लगाई हैं, और इसके बाद ये जमातें कहीं बैठ नहीं रही कि वो मर्दमशुमारी पे उस पे इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अब जी पुरानी मर्दमशुमारी पे होगी, तो जो मुझे नहीं पता क्या होगा। और इनको गारंटी नहीं मिल रही। जब इनको गारंटी, उसके बाद ये असेंबली होगी, और इनको ये डर है कि अगर नहीं गिर पाया इंटरम, सायरा साहबा गारंटी कहां से मिलेगी? साल आगे ना बढ़ जाए, इसलिए है कि कोई सियासी ऐसा बंदा लेकर है। जी गारंटी कहां से मिलेगी? जिस तरफ ये सारी जमातें देख रही हैं, जिस तरफ ये सारी जमातें देख रही हैं, क्योंकि मतलब बात ये बात से भी होती है, बात घूम फिर आती है, तो सही तरीके से इंसान खुल के बात कर ले। क्योंकि इन तीनों को तो आपस में कोई नहीं ना, जितनी भी जमातें बैठी हुई हैं, इनको तो वो चाहिए ना कि आके भाई ये 3 माह के बाद या 2 माह के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। और मतलब एक जमात ने कहा हिस्सा बकदर जुस्सा, तो फिर अभी थोड़ा भी लड़ाई हो रही है कि कितना मिलेगा। ठीक है, चलें। सिंध में कितना हिस्सा होगा और वफाक में कितना हिस्सा होगा, और जो चलें मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि टाइम की किल्लत है। मैं चाह रहा हूं सारे टॉपिक्स पूरी नहीं हुई। हाँ चले कर ले, वो भी कोई सहाफी आएगा, कर ले। नहीं, एक सेकंड, मैं जल्दी बताता हूं। क्या वो भी हम कोई सहाफी बिठा जो कि हमारे उसके ऊपर जाएंगे, और उनका अपना कोई आइन और कानून का उनसे कोई वास्ता नहीं। अब ये मुल्क सहाफियों के हाथ में तो नहीं दिया जा सकता ना जजेस के हाथ में दिया जा सकता है। अगर इंसाफ का इतना ही बुलंद मेयार होता तो 139 नंबर ना होता, और ये केसेस ना होते, और जस्टिस मजबूर होकर ये ना बोल रहे होते कि कॉन्फ्रेंस कर लो तो आपकी जान छूट जाएगी। तो वो ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट ने मुल्क को, अपने हमारे मुल्क को जिस चले, अब आपकी बात कंप्लीट हो गई, मैं आगे बढ़ूं थोड़ा, क्योंकि टाइम की किल्लत हो जाएगी। मैं बस एक और चीज भी बात करनी है, लेकिन मैं पहले सवाल करना चाहूंगा ये हाफिज अब्दुल्ला साहब से। हाफिज अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा, इस साइफर का मामला फिर से निकल आया है। आजम खान साहब ने बयान, अब वो उसको बयान हल्फी कहा जाए या एतराफ़ी बयान कहा जाए, वो खैर एक 164 के तहत बयान उन्होंने रिकॉर्ड तो करा दिया है मुबैना तौर पर, जो कि हुकूमत हमें बता रही है और मीडिया के थ्रू हमें पता चल भी रहा है। लेकिन बताइएगा, फिर उसके बाद से आनन फानन आर्टिकल 6 की बात की जा रही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपका क्या मौकिफ है? आर्टिकल 6 लग सकता है तहरीक इंसाफ के सरबराह पर? बिल्कुल, मेरा मौकफ वही है जो आइन का मौकफ है। अच्छा, मेरा मौकफ वही है जो हल्फ का तकाजा है। देखिए, चेयरमैन पीटीआई ने जब असेंबली का मेंबर बन के उन्होंने आइन से वफादारी, कानून से वफादारी का हल्फ लिया, फिर जब वो वज़ीर आज़म बन रहे थे उन्होंने हल्फ लिया मुल्क से वफादारी, रियासत से वफादारी, आइन से वफादारी। अब आप बताइए, जब आप मुल्क की सिक्रेसी को आउट करेंगे और फिर उसको इस अंदाज में पेश करेंगे जिससे पाकिस्तान पूरी दुनिया में रुस्वा हो जाता है और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, और पाकिस्तान को माशी, सियासी और खारिजी महाजों पर नुकसान होता है, उनकी बका और सालियत को नुकसान होता है, खतरात बढ़ जाते हैं, और वो राज जो हल्फ का तकाजा है कि राज राज रहे, तो इसीलिए ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है, हल्फ की भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा सीधा इस पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा कायम। चलो, मैं ये कैसर साहब से पूछ लेता हूं, एडवाइजर है ना वजीर आजम साहब की, तो क्या एडवाइस करेंगे वो? कैसर साहब बताइएगा, विल यू एडवाइस हिम? आप उनको एडवाइस करेंगे? क्योंकि आर्टिकल 6 हुकूमत ही प्रोसीड कर सकती है, कोई नॉर्मली जाके नहीं प्रोसीड कर सकता है, तो आप एडवाइस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह पर आर्टिकल 6 चलना चाहिए, गद्दारी का मुकदमा साइफर के मामले पे? देखिए, मैं एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हूँ। जिस वक्त कभी किसी वक्त उनको मेरी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है तो मैं उनको असिस्ट कर देता हूँ। ये तो हाफिज अब्दुल्ला साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया ना कि आइन का हलफ लिया था, और जो मामला आइन के मुताबिक है वो उस पर अमल होना चाहिए। अब हुकूमत जो, लेकिन सर आज से पहले किसी सियासतदान पर लगा नहीं है, लेकिन लोगों के ज़हन में ख्याल ये होता है कि अगर एक पर लग गया तो फिर कल को आप पे भी लग सकता है। आपका मतलब, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ बस। तो ये देखें ना, अगर ये कोई मतलब ये जी ओवरऑल बात आप दुरुस्त कह रहे हैं। बात ये कि जो आईनी और कानूनी मामलात हैं उनका तो उसी तरह अमल होना चाहिए ना। फैसला करना तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, उनका जो रिस्ट्रिक्शन है
वो फैसला करें जो सही फैसला। जब तक हमारे यहाँ फैसले ऐसे नहीं होते रहेंगे, अगर मसलियत की बुनियाद पे होंगे तो फिर तो मामले रिजॉल्व नहीं होंगे ना। जुडिशरी को भी चाहिए कि आगे बढ़ के जो पंजाब पे इलेक्शन आईनी का मसला पोजीशन भी है, सर जो मसलियत आईनी की तकादा है बुनियाद पर ही उसके हुआ था। मुताबिक फैसला करें। और जी पंजाब में भी इलेक्शन बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, तो इसीलिए तो ये मुश्किलात हो रही। लेकिन वो जो आप सही कह रहे हैं नहीं, लेकिन अगर करा देते ना इलेक्शन तो वो बहुत बड़ी मुश्किल, पाकिस्तान बड़े मुश्किल में पड़ जाता है। एक बड़े हिस्से में आप इलेक्शन करा देते हैं। मैं इसी का जवाब सायरा बानो से भी ले लेता हूं। के ये बातें समझ के होनी चाहिए ना कि पूरा टर्माइल क्रिएट हो गया उससे। ठीक है, दुरुस्त हो गया। सायरा बानो साहब ये बताइएगा आप क्या कहती हैं, ये मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह पर लगना चाहिए आर्टिकल 6? व्हाट डू यू थिंक? प्रिसाइजली जवाब दीजिएगा। आप मुस्कुरा पता नहीं है तो किसी कुफ्र के फतवे तो हम तो ऐसा देते होते हैं सर्टिफिकेट गद्दारी और कुफ्र के। बाकी आप ये आजम खान साहब का बोल रहे हैं तो ऐसा बयान तो इसाक डार साहब ने भी दिया था, उसका क्या हुआ? पता नहीं, आप बताएं क्या हुआ उसका और अभी क्या होगा? आप बताएं, आप लोग बोल सकते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। बाकी देखें आपके सामने इतने सारे केसेस और गवाह मौजूद हैं, आप बुला सके। ठीक है। आप लोग तो बिजनेस टाइकून करके गुजारा कर रहे हैं, नाम भी नहीं ले रहे। जब तक वो नहीं बुलाएंगे वो केस हल नहीं होगा, दूसरा केस हल नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया। सायरा बानो साहब हमारे साथ मौजूद थी, कैसर साहब हमारे साथ, अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मईशत के हवाले से बात करेंगे। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। IMF से मुआहिदा हो चुका है, सिपह सलार की काविशें काबिल एतराफ हैं, काबिल एहतराम हैं, और इस पर क्या आगे चल के कौन कौन से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि हमें दोबारा फिर IMF के पास ना जाना पड़े, क्योंकि बहुत काविशों के बाद, बहुत कोशिशों के बाद हमें उनसे डील मिली। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर खाशान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर माशियात हैं, उनसे जरा मजीद सवाल करेंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी से मैं आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त जहां बहुत सारे बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, वहीं पर एक बहुत बड़ा चैलेंज मईशत की बेहतरी के हवाले से पिछले कई दिनों से, कई महीनों से हम देख रहे थे कि IMF से मुआहदे की कोशिश की जा रही थी, और उस मुआहदे की आड़ में IMF ने हमसे बहुत सारी शराइत मनवाई थी। लेकिन थैंक्स टू हमारे आर्मी चीफ, जिन्होंने सिपह सलार ने, उनकी काविशें काबिल एहतराम हैं, उन्होंने मईशत को हमेशा मुकद्दम समझा है, कलीदी किरदार अदा किया है IMF के साथ डील के हवाले से। और अब सूरत हाल आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए आने वाले वक्तों में, और हमें उम्मीद लगानी चाहिए कि अब हम IMF के पास गए तो हैं, लेकिन हमें कुछ स्टेप्स ऐसे उठाने पड़ेंगे जिसके बाद हमें दोबारा IMF के पास नहीं जाना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। IT का शोबा, यहां पर यकीन जानिए मेरा दिल बड़ा अफसुर्दा हो जाता है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि IT के शोबे में पाकिस्तान भारत से कहीं आगे था, कोई मुकाबला नहीं था पाकिस्तान का भारत से। लेकिन फिर उसके बाद सूरत हाल इतनी बिगड़ी कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले में IT में बहुत आगे चला गया और हम काफी पीछे रह गए। IT में काफी स्कोप है कि हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, और फिर हमें कभी दोबारा IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर ये बताइएगा, अफवाज पाकिस्तान के सरबराह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क की मईशत को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं, और उन्होंने अहम किरदार अदा किया है, कलीदी किरदार अदा किया है। उनकी काविशों को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें एक तो बात यह है कि इस वक्त जहां पे मुल्क खड़ा है, एवरीवन हैज टू कम टुगेदर सो दैट हम एक डायरेक्शन में मुल्क को पुल कर सकें। और वो डायरेक्शन पहले ये थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा था, हमें उस डिफॉल्ट से मुल्क को निकालना था। उसके साथ साथ IMF का प्रोग्राम किए बगैर कोई और चारा नहीं था हमारे पास। सो पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी कोशिश की, ऑफ कोर्स जो अस्करी लीडरशिप है उसने चाहे पैसे लाने हों UAE से, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से, चाइना से, इन सब से हमने कलेक्शन करनी हो उसमें मदद की। इंटरनेशनल लेवल पे बात हुई, डिप्लोमेसी हुई US के साथ, ये सारे काम हुए, और हमने वो अहदाफ जो हमें IMF के साथ पहले ही तय कर लेने चाहिए थे उनको पूरा किया, तो हम IMF के प्रोग्राम में चले। Exactly. इससे हमारा डिफॉल्ट का जो रिस्क था वो तकरीबन
अब मैं कह सकता हूं कंफर्टेबली कि खत्म हो गया। हम अब थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बट बहुत जिसे आप कहेंगे ना कि स्लोली बढ़ रहे हैं, इसलिए कि हम नीचे बहुत चले गए थे, हमारी इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, हमारे डॉलर्स के रिजर्व्स चूंकि 4-4.5 अरब डॉलर पे आ गए थे। आप देखिए कि IMF के होते ही लिटरली डबल हो गए हैं, हम 8.7 अरब डॉलर पे चले गए हैं, बट दीज आर ऑल डेट मनीज। फिर कुछ बैकलॉग है जो हमने LCs नहीं खोली हुई, जो हमारी इंपोर्ट्स रुकी हुई हैं, जो हमने डिविडेंड्स की पेमेंट्स करनी है, ये सब काम होगा, ये सिस्टम से निकलेगा सब कुछ। पर इसके साथ साथ हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो सुकड़ गई है, उसको दोबारा थोड़ा सा रिवाइव करना है। सो ये सारे काम जो हैं होने वाले हैं, बट इसके साथ साथ हमने बैकलॉग में एनर्जी की कीमतें नहीं तब्दील की हुई, गैस की कीमत तब्दील होने वाली है, बिजली की कीमत तब्दील हो रही है, इससे जो प्रेशर है प्राइसिंग का भी बढ़ रहा है, इससे प्रेशर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसका भी बढ़ रहा है। सो ये एक मिक्स्ड पिक्चर है जिसमें इकोनॉमी चल रही है। बट ये बात दुरुस्त है कि एवरीवन केम टुगेदर। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। अब देखिए सर, एक चीज तो ये डील तो हो चुकी है, लेकिन अब हमें वाकई में ग्रास रूट लेवल पर काम करना चाहिए। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन सिवाय चावल के हम अपनी पैदावारी जरूरत को पूरा नहीं कर पाते। जो हमारी जरूरत है उस हिसाब से हम पैदावार नहीं कर पाते। फिर IT का शोबा एक ऐसा शोबा है जिसमें हमने भारत को काफी अर्से पहले पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब IT के शोबे में हमारे पास इतना स्कोप है, इतनी डेप्थ है कि हम भारत को अब दोबारा पीछे छोड़ सकते हैं। इन सेक्टर्स पर भी हमें काम करना होगा सर। सो देखिए ना, अब आपने बात यूं रखी है कि आपको शॉर्ट टर्म में एक रिलीफ मिल गया है। एग्जैक्टली। आप ICU में थे अपनी इकोनॉमी को, अगर आम फहम जबान में हम इसको समझना चाहें, उस ICU में आपने एक इंजेक्ट किया है डॉलर्स को, और वो भी डेट डॉलर्स लेकर, और आपने ICU के पेशेंट को अगेन सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में ले आए हैं। अब आप जब तक सर्जरी नहीं करेंगे, और लो हैंगिंग फ्रूट तो ज़रात है, वो इसलिए है कि आपकी यील्ड्स बहुत कम है, आप उनको बढ़ाएंगे तो फूड सिक्योरिटी भी होगी, और जो 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट का बिल है वो भी टूटेगा। ये आपका रियल जिसे कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट है। पर जो असल मसाइल हैं वो अब भी वहीं खड़े हैं। आप बिजली को कीमत बढ़ाने को रिफॉर्म नहीं कहते। क्या आपने पिछले 22 दिन में ये देखा है? ये मैं 22 दिन इसलिए कहता हूं कि अब मैं जब भी प्रोग्राम पे आऊंगा तो मैं हमेशा ये बात करूंगा। पहले मैंने IMF का बहुत मैं क्लियरली कहता था कि IMF के अलावा कोई चारा नहीं है, पर अब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर ये 9 माह में कुछ करेंगे नहीं तो फिर फंस जाएंगे। सो 22 दिन गुजर गए हैं, क्या आपने बिजली के सेक्टर में सवाए इसके कि कीमत जो है वो तकरीबन 20 से 25% बढ़ी है, आपने कोई और तब्दीली देखी है? अगर नहीं देखी है तो फिर कीजिए वो तब्दीली। आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस बिजली में करने हैं, ज़राअत के बाद ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज बन गई है। अब तीसरी तरफ आ जाइए, आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं। 88 बिलियन का लॉस PIA ने किया है पिछले साल। आप मुझे बता दीजिए कि क्या ये टेनेबल पोजीशन है मुल्क की? कतई तौर पे ये टेनेबल पोजीशन नहीं है। मैं PIA को एक चीज रख रहा हूं, इसके अलावा भी आप अगर बाकी चीजों की हालत देखेंगे तो वो अच्छी नहीं है। सो अब आप बताइए कि इस पे आपने क्या करना है, ये फैसला तो आपने करना है। अब आप इसी तरह आ जाइए कि क्या आपने अपनी जो टैक्सेशन का मैकेनिज्म है, टैक्सेशन की जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है, जो आपने टैक्सेशन को अप्लाई करना है लोगों पे, जिसको हम एनफोर्समेंट कहते हैं, उसमें आप क्या करना चाहते हैं? फिर आपने फैसला क्या किया है कि रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स ऑन रियल एस्टेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्सेशन, रिटेल पे टैक्सेशन, इन चीजों का आपने क्या करना है? क्योंकि पैसे तो यहीं से आने हैं और कोई जरिया नहीं है आपके पास पैसे आने का। लेकिन सर देखिए, मईशत को अगर बेहतर करना होता है, या तो अपनी आमदनी आप बढ़ाइए, या फिर अपने एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे आप कम कर दीजिए। तो सर ये बताइएगा, फिर वो इस बात कि हम लोग आटा हो गया, गंदम, जाहिर सी बात है, हम कॉटन हो गया, इस चीजों में हम खुद कफील नहीं, हम सिर्फ चावल के मामले में खुद कफील हैं। फिर सर मईशत को बूस्ट कैसे मिलेगा अगर आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम नहीं करेंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो पहिया आपने 11 माह के डेटा हमारे पास है, ये है डेटा जून 2022 से लेके मई 2023 तक का। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इसमें सुकड़ रही थी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। वजह आपने ठीक सामने रखी, डॉलर्स नहीं थे,
आप पार्ट्स, मशीनरी, कॉटन, रॉ मटेरियल ठीक। इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे टू पिक अप योर बट सर एक्सपोर्ट। टाइम की किल्लत है सर, मैं माजरत करूंगा आपसे, बट अच्छा लगा साहब, आपसे काफी कुछ सीखने को मिलता है मईशत के वाले से। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, लेकिन इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतर साबित होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।